नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज मैं मार्केटिंग के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आया हूं। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्य उत्पाद प्रचार और स्थान तत्वों का समूह बनता है। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन एंड प्लेस कंस्टिट्यूट बाजार मिश्रण, मार्केट मिक्स, विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स, उत्पाद मिश्रण प्रोडक्ट मिक्स या प्रमोशन मिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन ये 4 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, विपणन मिश्रण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप्ड बाई फिलिप कोटलर, स्टेपलेटन, एन.एच. बॉर्डन या अल्बर्ट डब्ल्यू. एमरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एच.एन. बॉर्डन ने सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न, बाजार जहाँ माल का मौके पर लेन देन या तुरंत किया जाता है। मार्केट वेयर गुड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन द स्पॉट और इमीडिएटली। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे गुड्स का लेन देन तुरंत किया जाता है उसे हाजिर बाजार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, स्पॉट मार्केट कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, बाजार जो वैधानिक उपाय द्वारा संगठित और विनियमित होते हैं। मार्केट विच आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी मेजर्स आर नोन एज रेगुलेटेड मार्केट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, विनियमित बाजार कहते हैं जो नियम कानून से ऑर्गेनाइज होते हों, ऐसे मार्केट को रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह बाजार जिसमें सोना और चांदी बेची जाती है। मार्केट इन विच गोल्ड एंड सिल्वर आर सोल्ड। तो ऐसे मार्केट को हम सराफा बाजार कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बुलियन मार्केट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बाजार जहां पैसा उधार दिया जाता है और उधार लिया जाता है। मार्केट वेयर मनी इज लैंड एंड बारोड। तो जहाँ पे मुद्रा का लेन देन होता है, मुद्रा उधार दी जाती है और ली जाती है, उसे मनी मार्केट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विपणन में लागू होता है। मार्केटिंग इज एप्लीकेबल इन वस्तुएं, गुड्स, आयोजन, इवेंट, संपत्ति, प्रॉपर्टी या उपरोक्त सभी। तो देखो, मार्केटिंग जो है आप इन तीनों ही चीज़ों का कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आप कोई वस्तु भी मार्केटिंग करके बेच सकते हैं, किसी इवेंट की भी मार्केटिंग कर सकते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी का भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं और उसे महंगे दामों पे बेचने का प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विपणन के लिए महत्वपूर्ण है या विपणन किसके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पूछने का मतलब ये है, मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, कंपनियाँ, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, या ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। तो मार्केटिंग तो सभी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ का उद्देश्य है। उत्पादन, प्रोडक्शन, संपूर्ण रूप से होलिस्टिक, विपणन, मार्केटिंग या सेलिंग बिक्री। तो देखो, ग्राहक संतुष्टि की जहाँ भी बात आ जाएगी वहाँ विपणन की बात आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ग्राहक को संतुष्टि देते हुए अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाना, उनको बेचना, उनको प्रमोट करना, ये सब मार्केटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विपणन वातावरण है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज काफ़ी हद तक अनियंत्रित, तेज़ी से बदल रहा है, विपणन निर्णयों को प्रभावित करना या उपरोक्त सभी। तो देखो, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। तो ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट बहुत हद तक अनियंत्रित यानी अनकंट्रोलेबल होता है, तेज़ी से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, विपणन के निर्णयों को प्रभावित भी करता है। ये तीनों ही बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, नकारात्मक मांग को सकारात्मक मांग में बदलने वाली मार्केटिंग कहलाती है। मार्केटिंग दैट कन्वर्ट नेगेटिव डिमांड टू द पॉजिटिव डिमांड इज नोन एज। तो ऐसी मार्केटिंग को हम कहते हैं कन्वर्जनल मार्केटिंग, यानी रूपांतरात्मक विपणन। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पर्यावरण में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट? आपूर्तिकर्ता, सप्लायर, जनता, पब्लिक, आर्थिक, इकोनॉमिक या ग्राहक, कस्टमर्स। तो देखो, संस्था के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो आपूर्तिकर्ता, जनता और ग्राहक इसमें आते हैं। लेकिन जो ब्रॉडर इन्वायरमेंट है वो मैक्रो इन्वायरमेंट माना जाता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटक आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता नियमित आधार पर अपने उत्पाद खरीदते समय क्या दिखाते हैं? कंज्यूमर शोज व्हाट व्हाइल बाइंग देयर प्रोडक्ट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो जब कंज्यूमर रेगुलर बेसिस पे कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो अपनी आदत को दिखाता है, आदतन खरीदारी व्यवहार को दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हम अपने द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद की गारंटी देते हैं। ये अपील किस उद्देश्य के लिए की जाती है? वी गारंटीड एवरी प्रोडक्ट वी सेल। अपील टू विच मोटिव? जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, विविधता, वैरायटी, गुणवत्ता, क्वालिटी या आराम, कंफर्ट। तो देखो, कोई भी मार्केटर जब कहता है कि हम अपने प्रोडक्ट पे आपको गारंटी देते हैं, यानी वो अपनी गुणवत्ता को दिखाना चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि हम वारंटी दे सकते हैं कि ये एक निर्धारित समय तक तो ख़राब होगा ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद भी लंबे समय तक आपके पास चलता रहेगा। अगला प्रश्न है, खरीदारी के बाद जो नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, जिससे आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? द निगेटिव फीलिंग विच एराइज आफ्टर परचेज काजिंग इनर टेंशन इज नोन एज। संज्ञानात्मक मतभेद, कॉग्निटिव डिसोनेंस, खरीद के बाद असंगति, पोस्ट परचेज डिसोनेंस, खरीदार का पछतावा, बायर्स रिमोर्स या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही बातें सही हैं। जो खरीदारी करने के बाद यदि प्रोडक्ट गलत खरीद लिया गया या प्रोडक्ट से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहाँ, या उसे आप पसंद कम करते हैं, आपको कुछ कमी नज़र आती है, तो उसे आंतरिक तनाव आपको होता है और उसे डिसोनेंस कहा जाता है, कॉग्निटिव भी कहा जाता है, पोस्ट परचेज भी कहा जाता है और बायर्स रिमोर्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वर्ग किस कारक का एक तत्व है? सोशल क्लास इज अ एलिमेंट ऑफ विच फैक्टर? सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक कल्चरल, निजी पर्सनल या आर्थिक इकोनॉमिक। तो देखो, सामाजिक वर्ग जो है सांस्कृतिक कारक का ही एक अंग होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्राहकों के सजातीय उपवर्गों में बाजार का उपविभाजन कहलाता है। सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेक्शन ऑफ कस्टमर्स इज नोन एज। लक्ष्य विपणन, टारगेट मार्केटिंग, बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन, उत्पाद विशिष्टीकरण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, जाति, वर्ग, धर्म, किसी भी आधार पर सब डिवाइड करना, अनेक भागों में विभाजित कर देना, जिसमें हर एक भाग का जितना भी कस्टमर है वो एक जैसा हो, तो उसी को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी विभाजन के लिए आवश्यक मानदंड है। द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन इज। एकरूपता, होमोजेनिटी, मापन योग्यता, मेजरेबिलिटी, लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी या उपरोक्त सभी। तो देखो, जब भी बाजार को विभाजित किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है, तो हर एक सेगमेंट के बारे में ये देखा जाता है कि ये 3 गुण उस सेगमेंट में है कि नहीं। एकरूपता यानी उस ग्रुप में जितने भी ग्राहक हैं वो सब एक जैसे हों, एक जैसे मेंटलिटी वाले हों, एक जैसे आय वाले हों। ये दूसरा, मापन योग्यता होना चाहिए, यानी ग्राहक के बारे में जो भी जानकारी हम लेना चाहें उस जानकारी को हम मेजर कर पाएँ। और लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखा जाता है। ये तीनों गुण
मार्केट सेगमेंटेशन करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वह रणनीति जहां निर्माता या विपणक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के बीच अंतर नहीं करता है। द स्ट्रेटेजी वेयर द प्रोड्यूसर और मार्केटर डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, अविभाजित विपणन, जहाँ पर विपणनकर्ता या निर्माता जो है सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए एक ही नीति अपनाता है, अलग अलग नीति नहीं अपनाता है, सेगमेंटेशन नहीं करता है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्रूटी। फ्रूटी जो है सभी लोगों के लिए एक ही जैसा उत्पाद निकालती है। ऐसा नहीं है कि कोका कोला की तरह अलग अलग ब्रांड बना दिया, कोका कोला, माजा और थम्स अप, कई तरीके के प्रोडक्ट निकाल दिए, ऐसा नहीं है। वो फ्रूटी एक जैसा पेय बनाता है और सभी ग्राहकों को एक जैसी चीज़ें देता है। इसी को कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। अगला प्रश्न है, कुल बाजार के भीतर एक चयनित खंड पर सभी विपणन प्रयासों का संकेंद्रण कहलाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट ऑन वन सेलेक्टेड सेगमेंट विद इन द टोटल मार्केट, यानी पूरे मार्केट में किसी एक सेगमेंट, एक बाजार खंड के ऊपर जब पूरी विपणन रणनीति लगा दी जाती है उसे हम कहते हैं केंद्रित विपणन। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग विपणन मिश्रण की पहचान करना और प्रदान करना किस रूप में जाना जाता है। आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच ऑफ द सेगमेंट इज नोन एज, इसे विभेदित विपणन कहेंगे, डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि हर खंड में हम विभेद कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैट, विला, पुल आदि डिजाइन करने वाले सिविल इंजीनियर इसका उदाहरण है। सिविल इंजीनियर डिजाइनिंग फ्लैट्स, विलाज, ब्रिजेज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ अविभाजित विपणन, अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, विभेदित विपणन, डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, केंद्रित विपणन, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग या अनुकूलित या व्यक्तिकृत विपणन, कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुकूलित या व्यक्तिकृत विपणन, यानी हर ग्राहक के लिए एक अलग तरीके की चीज़ प्रदान करना, पर्सनलाइज उनके इच्छा के अनुसार करना, और कस्टमाइज यानी उनके लिए स्पेशली वो डिज़ाइन करना। तो जब भी कोई मकान वगैरह बनाता है, ब्रिज बनाता है, विला बनाता है, तो इंजीनियर ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उस चीज़ को डिज़ाइन करता है। अगला प्रश्न है, शैम्पू के मामले में चमकदार बाल एक कौन सी उपयोगिता है। शाइनी हेयर इन द केस ऑफ शैम्पू इज अ विच यूटिलिटी, प्राथमिक, प्राइमरी, विकसित, इवॉल्व्ड, सामान्य, जेनेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी उपयोगिता तो शैम्पू की होती है, बालों की सफाई करना, लेकिन अब चमकदार बाल की बात जब की जा रही है तो ये एक इवॉल्व्ड उपयोगिता मानी जाएगी, यानी विकसित उपयोगिता, यानी ये उपयोगिता जो है मार्केटिंग करने के लिए मार्केटर ने विकसित कर दी, ग्राहकों के दिमाग में बैठा दिया कि शैम्पू से बाल भी चमकदार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय विभाजन का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, परिवार का आकार, फैमिली साइज, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, आय, इनकम या धर्म, रिलीजन। तो यहाँ पे देखिए जनसांख्यिकीय फैक्टर में परिवार का आकार, जनसंख्या घनत्व, धर्म ये सब आते हैं, आय एक अलग फैक्टर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे उद्देश्य जो सीखने, धारणा और दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं कहलाते हैं। यहाँ उद्देश्य का मतलब मोटिवेशन से है। मोटिव विच आर ड्राइवन बाई लर्निंग, परसेप्शन एंड एटीट्यूड आर नोन एज इमोशनल मोटिव, भावनात्मक उद्देश्य, पैट्रोनेज मोटिव, संरक्षण का उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य यानी साइकोलॉजिकल मोटिव, या तर्क संगत उद्देश्य, रैशनल मोटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रैशनल मोटिव। ठीक है, क्योंकि
तर्कसंगत तरीके से ही व्यक्ति जो है सीखना, धारणा, दृष्टिकोण से प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न बाजार खंडों के सापेक्ष मूल्य का आंकलन करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक या अधिक खंडों का चयन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट इन विच टू compete इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं टारगेट मार्केट। आपने बाजार को विभाजित कर लिया और इसमें से कुछ भाग को आपने सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे कंपटीशन करना चाहते हैं, यानी वो आपका टारगेट मार्केट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद स्थिति निर्धारण के तत्व हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। उत्पाद, कंपनी, उपभोक्ता, ये सभी। तो देखो, पोजिशनिंग में उत्पाद, कंपनी, उपभोक्ता तीनों ही चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तीनों को ही निर्धारित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कोई भी चीज़ जो उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती है वो क्या कहलाती है? एनीथिंग दैट हैज एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर नीड इज नोन एज। तो निश्चित तौर पे प्रोडक्ट ही है वो, जो भी कुछ उपयोगिता आपको प्रदान करे वो प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाजारों की कथित अनूठी विशेषताओं के अनुरूप उत्पाद कहलाता है? स्थानीय उत्पाद, बहुराष्ट्रीय उत्पाद, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद या वैश्विक उत्पाद। तीनों एक ही जैसे शब्द हैं, तीनों ही का अर्थ एक ही जैसा होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसे स्थानीय उत्पाद की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादों को अन्य बाजारों में विस्तार की संभावना के रूप में देखा जाता है। प्रोडक्ट सीन एज हैविंग एक्सटेंशन पोटेंशियल इनटू अदर मार्केट। तो निश्चित तौर पे जब ग्लोबल प्रोडक्ट होगा तो वो कई सारे मार्केट में बेचा जा सकेगा। ठीक है, संभावना देखी जा सकती है कि हम इसे विदेशों में भी, दूसरे मार्केट में भी बेच पाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्पादों को केवल एक ही बाजार के लिए उपयुक्त माना जाता है। विच प्रोडक्ट सीन एज ओनली सुटेबल इन द वन सिंगल मार्केट। तो लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक सिंगल मार्केट के लिए माने जाते हैं कि वो सुटेबल हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क एक है। ट्रेडमार्क इज अ नाम, नेम, पंजीकृत ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड, प्रतीक, सिंबल या डिजाइन। तो यहाँ पे देखो, ट्रेडमार्क जो है एक रजिस्टर्ड ब्रांड को कहते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट को पहचानने के लिए उसे नाम दे दिया जाए, कोई चिन्ह दे दिया जाए, तो वो ब्रांड कहलाता है, और जब उसे रजिस्टर्ड कर लिया जाता है तो वही ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्पादकों द्वारा स्वामित्व और विकसित किए गए ब्रांड कहलाते हैं। ब्रांड ओन एंड डेवलप बाय द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज। वही मैन्युफैक्चरर ने ये ब्रांड क्रिएट किया है, इसलिए इसे निर्माता ब्रांड या मैन्युफैक्चरर ब्रांड कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से ब्रांड केवल उत्पाद श्रेणी दर्शाते हैं? विच ब्रांड इंडिकेट ओनली द प्रोडक्ट कैटेगरी। विक्रेता, डीलर, लाइसेंस, सामान्य यानी जेनरिक, या व्यक्ति इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेनेरिक। जो सामान्य ब्रांड होता है वो केवल उत्पाद की श्रेणी को दर्शाता है। वो प्रोडक्ट किसके द्वारा बनाया गया है या किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें ये ब्रांड नहीं दिखाते हैं। ये केवल उत्पाद को एक कैटेगराइज करने के लिए जेनरिक ब्रांड का यूज होता है। अगला प्रश्न है, विपणन मिश्रण में एकमात्र राजस्व उत्पादक तत्व है। द ओनली रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स इज। तो भाई रेवेन्यू किससे आएगा? प्रोडक्ट से आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रोडक्ट ही ना हो तो बाकी एलिमेंट कोई काम के नहीं है। प्रोडक्ट के चारों ओर ही पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती है। अगला प्रश्न है, ब्रांड ग्राहकों और फर्म दोनों के लिए मूल्य जोड़ते हैं। ब्रांड एड वैल्यू फॉर बोथ कस्टमर एंड फर्म। किस प्रकार? बाई फैसिलिटेटिंग परचेज, खरीद में सुविधा उत्पन्न करना। इस्टेब्लिश लॉयल्टी, निष्ठा स्थापित करना। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो भाई दोनों ही बात सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि एक तो खरीदारी में सुविधा हो जाती है, प्रोडक्ट आसानी से पहचाना जाता है, उसकी खूबियाँ पता चल जाती हैं, और दूसरी ओर ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है, इससे मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होता है। अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग डाउन उत्पाद लाइन संशोधन की एक विधि है। ट्रेडिंग डाउन इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्ट लाइन मॉडिफिकेशन बाई
उत्पाद लाइन का विस्तार, प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन, उत्पाद लाइन संकुचन, प्रोडक्ट लाइन कंस्ट्रक्शन, गुणवत्ता भिन्नता, क्वालिटी वेरिएशन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, ट्रेडिंग डाउन का मतलब ये होता है कि जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और अचानक से आपने एक नया प्रोडक्ट सस्ते दाम का जोड़ दिया अपने प्रोडक्ट लाइन में, तो ये ट्रेडिंग डाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वास्तव में गुणवत्ता की भिन्नता को उत्पन्न करने के लिए, क्वालिटी वेरिएशन के लिए ये अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फर्म द्वारा उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए उपलब्ध कराए गए उत्पादों के सेट को क्या कहा जाता है? द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट अ फर्म मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर टू बाई इज कॉल्ड। तो देखो, यहाँ ऑप्शन ए दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। इसे हम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे, क्योंकि सभी उत्पादों की बात की गई है ना। एक जैसे उत्पादों की बात कही जाती तो प्रोडक्ट लाइन होता, लेकिन जब सभी उत्पादों की बात कह दी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमत निर्धारण करना कहलाता है? लागत आधारित मूल्य निर्धारण, मांग आधारित मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण, या मूल्य आधारित कीमत। तो देखो, प्रतिस्पर्धा के अनुसार जब कीमत का निर्धारण किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसे प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण यानी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कहा जाएगा। इसके बाद है, ग्राहक मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? प्राइसिंग मेथड बेस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू इज नोन एज। तो देखो, ये मूल्य आधारित कीमत कहा जाएगा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जितना वैल्यू आप दे रहे हैं कस्टमर को, उसके हिसाब से आप पैसे ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत आधारित मूल्य निर्धारण की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग? लागत से अधिक मूल्य निर्धारण, सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, विभेदक मूल्य निर्धारण, या लक्ष्य मूल्य निर्धारण। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये कॉस्ट बेस्ड है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग ये भी कॉस्ट बेस्ड है, टारगेट प्राइसिंग भी कॉस्ट बेस्ड होती है, लेकिन डिफरेंशियल प्राइसिंग यानी विभेदक मूल्य निर्धारण ये कॉस्ट पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण की एक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग? गोइंग रेट प्राइसिंग, सील्ड बिड प्राइसिंग, कस्टमरी प्राइसिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, ये तीनों ही जो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है। ठीक है ना, गोइंग रेट प्राइसिंग, सील्ड बिड प्राइसिंग और कस्टमरी प्राइसिंग ये तीनों ही कंपटीशन बेस्ड है। अगला प्रश्न है, प्रीमियम मूल्य निर्धारण की एक विधि है। प्रीमियम प्राइसिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य निर्धारण, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, मांग आधारित मूल्य निर्धारण, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण, या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मूल्य आधारित कीमत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ही का एक रूप होता है प्रीमियम मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य निर्धारण नीति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग पॉलिसी? कॉस्ट ये तो होगा ही, प्रतियोगिता ये भी सही है, व्यावसायिक उद्देश्य भी बहुत हद तक प्राइसिंग पॉलिसी को निर्धारित करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों ही फैक्टर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो फैक्टर में ना आता हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, जब किसी उत्पाद के लिए बड़ा संभावित बाजार होता है तो कंपनी उसे अपना लेती है। व्हेन देयर इज अ लार्ज पोटेंशियल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट द फर्म विल एडॉप्ट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, मलाई वाली मूल्य नीति, पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, बाजार प्रवेश मूल्य नीति, प्रीमियम प्राइस पॉलिसी, प्रीमियम मूल्य नीति, या नन ऑफ दीज। तो देखो, जब एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट आपके सामने है, बहुत सारे खरीदार हैं, तो आप प्रीमियम मूल्य रख सकते हैं। कुछ लोग नहीं भी खरीदेंगे महंगे की वजह से, तो भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।